बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है रेस्पिरेटरी पिगमेंट को। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेसिकली स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जो हमारे या तो ब्लड में होंगे या हमारे कुछ टिश्यूज़ में होंगे, और इनका काम बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर? पिगमेंट कहते हैं किसी कलरफुल सब्सटेंस, और ऑक्सीजन ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए, ख़ास तौर पे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जिसमें सेल क्या करता है, फूड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के फिर सेल को एनर्जी देता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे पिगमेंट जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करें, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करें, वो क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। लेकिन इसके अलावा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अलावा ये कुछ और काम भी कर सकते हैं। जैसे कुछ पिगमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। कुछ जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और वापस CO2 को भी 20% लेके आता है। इसी तरह कुछ और भी सब्सटेंसेस इन पिगमेंट के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन आयन, जब कार्बोनिक एसिड H2CO3 टूटता है तो उससे हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन तो प्लाज्मा में आ जाते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके फिर वो ट्रांसपोर्ट होके लंग्स में आते हैं। वहाँ फिर दोबारा जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और उसके बाद फिर H2O CO2 बनेगी, वो CO2 बाहर जाएगी। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के अंदर हमने ये मैकेनिज़्म पढ़ा था। इसी तरह लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है। इसी तरह हमारे पास एक और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो हमारी खून की नालियों को ज़रूरत पड़ने पे डायलेट करने में हेल्प करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो बहरहाल ये जो हीमोग्लोबिन है या इस तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं, ये जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन काम इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी है, मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन की बात आए तो ये सारे सानवी या सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ये इसका प्राइमरी या मेन फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारी बुक में 2 रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उनको डिस्कस किया गया। एक का नाम हमारे पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में होता है। रेड ब्लड सेल का क्या मतलब है कि इनका कलर रेड होगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर रेड होता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, साइट सेल को कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना हीमोग्लोबिन, ये इसकी कंपोजिशन के लिहाज से नाम दिया गया। ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट है और हीम इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो पहले इसके ग्लोबिन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लोबिन पार्ट है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, 2 अल्फा कहलाती हैं, 2 बीटा कहलाती हैं। और ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं ये अरेंज होके एक ग्लोबुलर गोल स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन है, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये दूसरी है, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये तीसरी है, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, और चौथी है, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया। तो ये सारी जब अरेंज होती हैं तो गोल गोल स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। इस वजह से ग्लोबिन का वर्ड इस्तेमाल किया, ग्लोबुलर से निकला है, गोल चीज़ के लिए हम ग्लोबिन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 2 अल्फा है, 2 बीटा है, और इन चारों चेन्स को आपस में जो जोड़ा गया है, These polypeptide chain bound to each other through salt bridge, hydrogen bond, hydrophobic effect। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप लोगों को आइडिया होता है कि जो बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा आमतौर पे ऑक्सीजन वगैरह के साथ। साल्ट ब्रिज क्या होता है? पहले आपने जहन में रखना है साल्ट क्या होता है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, ठीक है, और इसके साथ पानी भी एलिमिनेट होता है। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें एसिडिक अमीनो एसिड है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें बेसिक अमीनो एसिड है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड को, उसको साल्ट ब्रिज कहा जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये आयनिक होता है, ज़्यादातर केसेस में, यानी आप ये समझ लें साल्ट ब्रिज आमतौर पर आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन ये 100% केसेस में ट्रू नहीं है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या होते हैं? ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर इस पे पूरा आर्टिकल मौजूद है, तो वहीं आप लोगों ने इसको देख लेना है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो हाइड्रोफोबिक का लफ्ज़ी मतलब है कोई भी ऐसा इफेक्ट जिसमें पानी को निकाल दिया जाए, उसको हम हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, बहरहाल
हमारे पास ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो साल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के जरिए से आपस में जुड़ी होती हैं। और इस एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? अगर अल्फा चेन है तो 141 अमाइनो एसिड, अगर बीटा चेन है तो 146 है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अल्फा चेन की तादाद पूरे हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल में 2 होती है। तो टोटल तो अल्फा चेन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद हो जाएगी 282, और बीटा चेन भी 2 होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो ये हो जाएगा 292। ओवरऑल 574 अमाइनो एसिड पूरे हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल के अंदर होते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जब ये अरेंज होती हैं, अरेंज होने के बाद इनकी बॉडी में एक छोटा सा जगह बनती है, उस जगह के ऊपर हीम ग्रुप आके अटैच होता है। क्या अटैच होता है? हीम। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड। जब ये पॉलीपेप्टाइड की एक चेन की हम बात करें, जब ये फोल्ड होती है तो उसके ऊपर इन सच ए वे दैट इट कंटेन अ पॉकेट, एक छोटी सी पॉकेट या एक छोटा सा गड्ढा सा इसके ऊपर बन जाता है, वेयर हीम ग्रुप बाइंड, जहाँ हीम ग्रुप बाइंड करता है। तो एक चेन के ऊपर एक हीम ग्रुप है, तो ओवरऑल हमारे पास हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 हीम ग्रुप होंगे। ठीक है। अच्छा, हीम ग्रुप का अगर हम थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा करें, हीम ग्रुप छोटे छोटे रिंग का मजमुआ है, और एक रिंग को कहा जाता है पायरोल रिंग। जैसे मैं एक छोटा सा 5 कॉर्नर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। तो ये हमारे पास दूसरा पायरोल रिंग है, और ये तीसरा पायरोल रिंग है, और ये चौथा पायरोल रिंग है। तो इन 4 रिंग के बनने से ये हमारे पास हीम ग्रुप बनता है, और चारों रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं एक्सटर्नली, बाहर से आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? तो ये जो बड़ा रिंग बना है, एक छोटे रिंग का नाम है पायरोल रिंग। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा रिंग बना है, ये ओवरऑल जो इतना बड़ा रिंग बना है, इस रिंग का नाम है पोरफायरिन रिंग, इसको कहा जाता है, पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। और इस रिंग के दरमियान में आयरन आयन होता है, और ये जो आयरन आयन है ये पायरोल रिंग की नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? तो ये बात लिखी गई, हीम ग्रुप हैज 1 आयरन एटम। तो एक आयरन एटम होता है जो आयनिक फॉर्म में होता है इन द सेंटर ऑफ, और ये आयरन एटम किसके अंदर मौजूद है? पोरफायरिन रिंग। तो ये जो बड़ा सा रिंग बना है इसको पोरफायरिन रिंग कहा जाएगा। और ये जो आयरन एटम इट इज अटैच विद द नाइट्रोजन ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। तो ये जो हमारे पास पायरोल रिंग्स हैं, इनकी नाइट्रोजन के साथ ये अटैच होता है, और सारे रिंग को आयरन आयन। अच्छा, यही वाला स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का भी होता है। यही वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑलमोस्ट क्लोरोफिल का होता है। फर्क ये होता है कि क्लोरोफिल में यहाँ आयरन की जगह मैग्नीशियम होता है, और आपको पता है क्लोरोफिल ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है जो प्लांट के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट उस लाइट से फिर फूड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम हीम की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तो बड़ा रिंग पोरफायरिन रिंग और छोटे रिंग को पायरोल रिंग कहा जाता है। ठीक है, अगेन जो भी न्यू बुक आई है हमारी पंजाब बोर्ड की, तो उसके अंदर यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन लिखा हुआ है, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पायरोल रिंग का वर्ड आएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ आयरन आयन अटैच ही नहीं होता, क्योंकि जो बुक पब्लिश होती है ना, जो पहला आप कह सकते हैं एडिशन आता है, आमतौर पे उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, फिर उसको मज़ीद इम्प्रोवाइज किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद है हो सकता है अगले एडिशन में ये छोटी छोटी जो गलती हैं वो ठीक हो जाए। अच्छा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो आयरन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, और एक आयरन एटम के साथ एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल अटैच होता है। तो चूँकि हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन एटम होता है, उसके साथ एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल अटैच होता है, लेकिन चूंकि हीम ग्रुप पूरे हीमोग्लोबिन में 4 है, तो इसका मतलब है 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के ओवरऑल मालिक्यूल के साथ अटैच होंगे। तो 4 ऑक्सीजन आर अटैच टू हीमोग्लोबिन। क्लियर? अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन का जो बॉर्डर है ना, वो 60 mm ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर है। इसका क्या मतलब है कि अगर इससे ज्यादा हुआ तो बाइंडिंग होगी, अगर इससे कम हुआ तो रिलीज होगी ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बॉर्डर लाइन है। जितना ज्यादा 60 से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी
उतना ही आप कह सकते हैं बाइंडिंग जो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा होती जाएगी, और जितना ज़्यादा इससे कम होती जाएगी उतना ही रिलीज़ क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती। इस वजह से हमारे जो टिश्यू होते हैं उसमें आमतौर पे नॉर्मल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 40 mm ऑफ मरकरी और 60 mm ऑफ मरकरी के दरमियान होते हैं। इस वजह से जब हीमोग्लोबिन टिश्यू के करीब आता है तो अपनी ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है बजाय, लेकिन लंग्स में चूँकि वो 105 mm ऑफ मरकरी होता है तो वहाँ जाके फिर वो बाइंड करवाता है। अच्छा, दूसरा जो पिगमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ बात की कि हमारे पास कुछ पिगमेंट होते हैं ब्लड के अंदर, अब हीमोग्लोबिन ब्लड का पिगमेंट है, कुछ टिश्यू के अंदर, तो मस्कुलर टिश्यू में मायोग्लोबिन होते हैं। ये जो वर्ड है ना मायोग्लोबिन, ये दो वर्ड का मजबूत है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट और मायो कहते हैं मसल्स को। तो ये MYO जब भी किसी के साथ अटैच हो तो इसका मतलब होता है मस्कुलर। तो ये हमारे कार्डियक और स्केलेटल मसल, और ये आमतौर पे वर्टिब्रेट्स के मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। और ये रेड कलर की होती है या डार्क ग्रे कलर की होती है, इसी वजह से मसल का ये कलर बनता है। और इसमें चूंकि सिर्फ 1 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, और इस 1 पॉलीपेप्टाइड की चेन में 153 अमीनो एसिड होते हैं, यानी ओवरऑल हीमोग्लोबिन में 574 हैं और मायोग्लोबिन में 153 अमीनो एसिड है। और इसके साथ चूंकि एक ही चेन है तो एक हीम ग्रुप अटैच होगा, और अगर एक हीम ग्रुप है तो एक ही ऑक्सीजन का एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड टू 1 मायोग्लोबिन। लेकिन ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है मायोग्लोबिन की। ये जो वर्ड है ना एफिनिटी, देखो यहाँ क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार यहाँ होते हैं, हम कहते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और मायोग्लोबिन सिर्फ एक के साथ अटैच होता है। तो स्टूडेंट ये समझते हैं, बाहर तो ऐसे लगता है हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। हालांकि एफिनिटी का मतलब ये नहीं है। एफिनिटी का मतलब ये है कि जब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना वो कितना मजबूत बनेगा, कितना मजबूत बनेगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक शख्स उसके 4 बेटे हैं, एक शख्स उसका 1 बेटा है, तो आप खुद बताएं कि ज़्यादा प्यार किसको मिलेगा, 1 वाले को मिलेगा या 4 वालों को मिलेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि जो 1 है वही ज़्यादा लाडला होगा, उसी को ज़्यादा प्यार मिलेगा, उसकी और वाल के दरमियान जो केमिस्ट्री अट्रैक्शन एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी। हालांकि यहाँ 1 है वहाँ 4 है। तो क्वांटिटी एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती कि अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसकी एफिनिटी भी ज़्यादा है, क्लियर। और जब पार्शियल प्रेशर 20 mm ऑफ मरकरी होगा तब जाके ये रिलीज़ करेगा, और इसी वजह से ये ऑक्सीजन को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। ड्यू टू हाई एफिनिटी इट टेंड्स टू स्टोर ऑक्सीजन, इट ओनली रिलीज ऑक्सीजन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉल बिलो 20 mm ऑफ मरकरी एंड प्रोवाइड मसल विद ऑक्सीजन एज दे नीड। मतलब क्या है इसका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा के समझा देता हूँ। हमारे पास ये मसल सेल है, इसके अंदर मायोग्लोबिन है, इसने ऑक्सीजन को स्टोर कर रखा है, चलिए। हमारे पास इस सेल को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो पहली इसकी कोशिश होती है कि वो हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड से ऑक्सीजन ले, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इससे ऑक्सीजन लेना आसान होती है क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। कितने पार्शियल प्रेशर पे रिलीज़ करते हैं, 60 mm ऑफ मरकरी पर रिलीज़ करते हैं। इस वजह से मसल्स HB से लेना आसान। तो जब तक हीमोग्लोबिन मसल की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो मसल इसके पास नहीं आएगा, ठीक है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर भी समझाऊंगा। लेकिन जिस वक्त मसल ने एक्सरसाइज शुरू कर दी और HB इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहा, फिर ये इससे ऑक्सीजन लेगा क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है। ये उस वक्त छोड़ता है जब मसल मरने लगता है। जैसे मैं कहता हूँ एक शख्स है, उसको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी, कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसके एक दोस्त है, उससे कहता है मुझे पैसे चाहिए 2 लाख रुपए, वो उसको फ़ौरन 2 लाख रुपए ला के दे देता है, ठीक है। अब जब भी उसको पैसों की ज़रूरत वो अपने दोस्त से मांग लेते और दोस्त बड़ी आसानी से उसको पैसे दे देता है, ठीक है। तो वो परेशान नहीं होता। लेकिन अचानक उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। अब वो अपने दोस्त से मांगता है, वो कहता है भाई मैं तो सिर्फ आपको 2 से 3 लाख ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकता, ठीक है। अब वो ज़रूरत ऐसी है, अगर वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, दूसरे दोस्त को कहते हैं यार तेरे पास पैसे तो पड़े हैं लेकिन दे दे। वो कहते मैं नहीं देता, मेरे पैसे फंस जाएंगे और फलां हो जाएगा और फलां मसला हो जाएगा। वो 100 बहाने बनाते हैं।
लेकिन जब आप उसको स्टोरी सुनाते हो कि यार अगर मुझे अब पैसे ना मिले तो मेरा इंतहा दर्जे का नुकसान हो जाएगा, हो सकता है मैं खुदकुशी कर लूँ। जब वो खुदकुशी का लफ्ज़ सुनता है, अब उसकी जो दोस्ती है वो उसके जरासीम जाग उठते हैं, वो मोटिवेट होना शुरू, वो पैसे 3-4 लाख रुपए ला के दे देते हैं, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, ठीक है, अगली दफ़ा, और पैसे वो हों जो दोनों में से कोई भी पूरी कर सकते हैं, 2 लाख वो भी दे सकते हैं, 2 लाख, तो आप पहले किससे मांगेंगे? तो उसी से मांगे ना जो आपको रिस्पेक्ट के साथ दे, जो आपको मांगने पे फ़ौरन दे दे, उसी से मांगेंगे ना। लेकिन जो आपको मिन्नत तरले करवा के खुदकुशी की धमकी दे के आप उससे पैसे लें, फिर उससे हर वक्त तो नहीं लिया जा सकता ना। वो तो फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई 5-6 साल में कोई ऐसी सिचुएशन बनी, फिर जाके आप उससे पैसे लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ इसी तरह है। तो जब तक ये इसका अच्छा दोस्त है, जो ही ज़रूरत पड़ी इससे वो मसल ऑक्सीजन ले रहा होता है, लेकिन ये वाला दोस्त ऐसा है जिसको जब तक तड़ी ना करेंगे ना, उस वक्त तक या खुदकुशी की धमकी नहीं देंगे, ये पैसे नहीं देगा। तो इस वजह से मसल की पहली प्रेफरेंस HB होती है, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के साथ दे रहा है और ये मिन्नत तरले करवा के दे रहा है। तो मसल इससे भी लेगा, लेकिन कब लेगा? जब बहुत ही ज़्यादा आपकी, क्योंकि ये आसानी से, ये कंजूस है बड़ा, इसने अपने पास ऑक्सीजन को रखा हुआ है और मजबूती से उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, चूंकि इसकी हाई एफिनिटी थी, तो ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, और ये सिर्फ उस वक्त ऑक्सीजन को रिलीज करता है जब मसल कहते हैं मेरा ऑक्सीजन के बगैर गुजारा नहीं होगा, जब आप ऑक्सीजन दोगे तो मेरा गुजारा होगा। जब उसकी मिन्नत तरले करेगा ना मायोग्लोबिन की मसल, फिर जाके आप कह सकते हैं मायोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन देगा, वरना उस वक्त तक ये अपने पास स्टोर करके रखेगा। तो इस वजह से तरजीह हीमोग्लोबिन है मसल की, और ज़रूरत पड़ने पे वो किसके पास जाता है? मायोग्लोबिन के पास जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करे। अच्छा, मायोग्लोबिन के एक नाम और भी है, इसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, कि जो काम ब्लड में हीमोग्लोबिन कर रहा है वो मसल के अंदर मायोग्लोबिन कर रहा है, कि ये भी ऑक्सीजन को बाइंड करवा रहा है, वो मसल के अंदर ऑक्सीजन को बाइंड करवा रहा है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट का आर्टिकल है। इसके बाद जो अगला यानी पोर्शन है चैप्टर का, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।